हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्विन शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 6 एसएसटी की जो बुक का हम फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे थे और फोर्थ चैप्टर का नाम है ग्लोब के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर हमने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक रेखा है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं जो पृथ्वी की जो गतियां हैं, जो अर्थ ऑफ मोशन की हम बात करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कितने प्रकार की गति करती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक दैनिक गति जिसको हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं, जिसको हम परिभ्रमण भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है, परिभ्रमण। तो ये तीन नाम इसके हैं: दैनिक, घूर्णन गति और परिभ्रमण। एक गति होती है, एक परिक्रमण, यानी कि कहने का मतलब है एक जो गति होती है उसको परिक्रमण कहते हैं, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी सूर्य के पूरा चक्कर एक वर्ष में 365 दिन में लगा लेती है, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। और जो परिभ्रमण होता क्या है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा राउंड लेती है 24 घंटों में, एक दिन में, यानी कि इसके लिए उसको दैनिक गति भी हम कह सकते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दो प्रकार की गति होती है, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति, यानी कि इसको हम कह सकते हैं घूर्णन गति भी कह सकते हैं, इसको हम परिभ्रमण भी कह सकते हैं। एक वार्षिक गति है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। देखिएगा, पढ़ेंगे इसको, आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहली हम बात करेंगे कि जो दैनिक गति घूर्णन गति है जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए देखिए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? वो आपका घूर्णन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको हम घूर्णन कहते हैं। 24 घंटों में एक चक्कर यानी कि एक घूर्णन पूरा करती है, इसलिए एक दिन 24 घंटों का होता है, जिसे हम सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो है वो एक यानी 24 घंटों में एक पूरा चक्कर कर लेती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। तो इसीलिए उसको हम दैनिक गति कह सकते हैं, घूर्णन गति कह सकते हैं, परिभ्रमण गति हम कह सकते हैं। और इसलिए एक दिन यानी कि 24 जो घंटा है, 24 घंटा है जिसको हम सौर दिवस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो सौर दिवस किसे कहते हैं? यानी कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड 24 घंटों में कर लेती है, इसीलिए इसको सौर दिवस हम कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की जो गति है, ठीक है, जो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो दो कारणों में से महत्वपूर्ण इसके हैं। देखिएगा, दो कारण क्या है? देखिए, पहला कारण है, देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। दो कारणों से महत्वपूर्ण, पहला देखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से हमें एक जो पैमाना हमें मिलता है, समय का पैमाना, जिसे हम 24 घंटों में दिन और रात, यानी कि जिसे हम 24 घंटों में दिन रात, घंटों और मिनट तथा सेकंड का विभाजन किया जा सकता है। जो हमारा 24 घंटा मिलता है उसको हम दिन रात हो सकता है, घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड की बात अगर करें तो पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रिया घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। जो हमारी पृथ्वी की जो भौतिक और जैविक जो प्रक्रिया है इस घूर्णन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। देखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही आपको पता है दिन रात होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी जो पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी है और ये वह सूर्य है, यानी कि ये सूर्य है, पृथ्वी के सामने वाला जो फ्रंट वाला जो भाग होता है इस यहाँ तो दिन होता है, और इसके पीछे वाला भाग है उस वहाँ पर रात होती है। कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के घूर्णन से
क्या दिन रात की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या इसके पर क्या प्रतिक्रिया होगी। कहने का मतलब जो जिस सूर्य के सामने वाला जो भाग है वहाँ पर तो हमेशा के लिए दिन रहेगा, और जो पीछे वाला जो भाग है वहाँ पर हमेशा के लिए रात होती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होते हैं, यानी कि दिन रात बनते हैं। तो ये आपका हुआ क्या, यह हमारी जो दैनिक दैनिक और जो घूर्णन गति या परिभ्रमण गति उसके बारे में हम पढ़ा। अब देखिएगा दोस्तों, ग्लोब के बारे में देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट खास बात देखते हैं कि ग्लोब पर वह वृत्त, यानी कि ग्लोब पर वह वृत्त यानी कि गोला जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं या प्रदीप्ति कहते हैं। कहने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा सन है, सूर्य है, और इस सूर्य के सामने वाला जो भाग है वहाँ पे तो दिन होगा, ठीक है, और इसके पीछे वाला जो भाग है वहाँ पर क्या है, रात है। तो दिन रात को जो विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वृत्त इसे कहेंगे। कहने का मतलब जो सूर्य के सामने वाला जो भाग है वहाँ पर तो दोस्तों दिन रहेगा, ठीक है, और इसके पीछे वाला जो भाग है यहाँ पर रात रहेगी। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो विभाजित एक रेखा होती है, एक जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति या उसको प्रकाश वृत्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो पहली गति हमने पढ़ लिया घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी गति देखते हैं, वार्षिक या परिक्रमण गति। देखिए वार्षिक या परिक्रमण गति क्या होती है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही हम परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है एक स्थिर कक्ष, यानी कि एक स्थिर कक्ष में जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ घूमती है, गति करती है, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमते, अपने अक्ष पर रोटेट करते हुए अपने सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसको तो हम बोलेंगे परिभ्रमण, ठीक है, इसको परिभ्रमण गति कहेंगे। और जो अपने अक्ष पर घूमते हुए परिभ्रमण गति करते हुए हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परिक्रमण, परिक्रमण गति कहेंगे। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। देखिएगा, परिभ्रमण गति है उसको हम घूर्णन भी कहेंगे, ठीक है, इसी को हम दैनिक गति भी कहेंगे। देखिएगा, घूर्णन, परिभ्रमण और दैनिक। दैनिक का मतलब है एक एक चक्कर लगा लेते हैं अपनी पृथ्वी, एक चक्कर 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसका मतलब दिन, एक पूरा दिन लग गया है ना, 24 घंटे लग गए, इसलिए उसको दैनिक गति। और परिक्रमण होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हुए सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, और वो पूरा टाइम लेते 365 दिन में, यानी कि एक पूरा साल लगता है सूर्य के चारों लगाने में। तो ये एक वर्ष हो गया, इसलिए इस परिभ्रमण गति को हम क्या कहेंगे, वार्षिक गति भी हम कह सकते हैं। तो दोनों प्रकार की गति समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, अपन वार्षिक और परिक्रमण गति के बारे में पढ़ रहे थे। देखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, जिस पर जिस जिस पथ, यानी कि जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। यानी कि जिस रास्ते से पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, जो उसका रास्ता होता है उसी को हम पथ कह सकते हैं या उसको हम कक्ष कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का ये क्या करती है, कोण बनाती है, ठीक है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे की बात करते हैं। देखिएगा, पृथ्वी का परिक्रमण काल, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे का पूरा एक परिक्रमण काल होता है हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का। इसी कारण एक वर्ष में 65 दिन होते हैं, शेष बचे 6 जो घंटे होते हैं जिसको 4 वर्षों में हम 24 दिन कर लेते हैं। कहने का मतलब है 24 दिन का मतलब हो गया
24 घंटे का मतलब है एक दिन का हो गया, ठीक है। 24 घंटे का मतलब एक दिन, यानी कि इसको हम लीप वर्ष के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष के यह एक दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इस कारण इस वर्ष में हर चौथे वर्ष यानी कि फरवरी का महीना 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवर्ष कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको लीप वर्ष कहते हैं। जैसे हम 2012 का एक लीप वर्ष था, ठीक है। 2012 का जो सन था वो एक लीप वर्ष था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बनती है, ठीक है, यानी कि मैंने कहा दिन रात का बनना है, ऋतुओं का बनना है, जिससे हमारी पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति के कारण ही होता है। तो अब देखिए ऋतुओं का बनना, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई और 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। और आपकी जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो ऋतुओं का जो बनना होता है वो हमारी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। देखिएगा, दिन रात का बनना, दिन रात का बनना कौन सी गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण। और जो ऋतुएं जो बनती हैं दोस्तों, जो ऋतुएं बनती है, ऋतुओं का बनना किसके कारण, हाँ, हमारी परिक्रमण गति के कारण होता है। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पृथ्वी एक वर्ष, देखिएगा, पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा के मध्य गुजरती है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच में आपकी पता है इक्वेटर है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री है, जिसको हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और एक नॉर्थ में है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर दक्षिण में एक है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। तो हमारा जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही यानी कि जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र बना रहता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको, हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की जो सीधी जो किरणें हैं वो उत्तरी उष्ण कटिबंधीय से विषुवत रेखा या कर्क रेखा के मध्य गिरती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मार्च माह में और सितंबर माह में हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सीधे पड़ने से यानी कि पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो आगे देखते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति पुनः सितंबर माह के मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसको आप समझिएगा। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो 21 जून। देखिएगा, ये आपका 21 जून है, ये आपका 21 मार्च है, ये आपका 22 दिसंबर है, और ये आपका 23 सितंबर है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि 23 सितंबर को हमारी जो पृथ्वी है वो इक्वेटर पर सीधा गिरती है, यानी कि इक्वेटर पे सूर्य का जो प्रकाश वो सीधा पड़ता है। तो पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है दोस्तों, पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। फिर देखिएगा, फिर 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को फिर जो पृथ्वी पर 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें है वो उत्तरी गोलार्ध में जो दिसंबर माह में कहाँ गिरती है, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो इससे क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाती है। फिर आपको पता है 21 मार्च को फिर क्या होता है, दोबारा से फिर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें क्या करती है, विषुवत रेखा पर गिरती है। फिर विषुवत रेखा के बाद में फिर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर मार्च के बाद में 21 जून को फिर जो हमारी पृथ्वी है कर्क रेखा पर
पृथ्वी की कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। तो इसको आप अगर इसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा और इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत और भूमध्य रेखा पर दो ऐसे टाइम आते हैं, यानी कि 2 दिन आते हैं। एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन रात के बराबर होते हैं, ठीक है। पहली बात यह है। अब देखिएगा, मार्च के बाद में क्या होता है कि मार्च में क्या होता है, देखिएगा, मार्च के बाद इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, जिसे हम उत्तरी विषु कहते हैं। यानी कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी आपके इक्वेटर पर पड़ती है, तो उसको मतलब पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्तरी विषु कहते हैं, या इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बसंत विषु भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मार्च के बाद आपको बसंत आता है, तो कहना बसंत आता है ना, बसंत ऋतु आती है, इसलिए इसको बसंत विषु भी हम कह सकते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। 21 जून को आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी पर जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सूर्य क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, ठंड का सीजन रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं, ठीक है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, और इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, 21 मार्च के बाद में फिर 23 सितंबर आएगा। 23 सितंबर के बाद में फिर क्या होता है कि सूर्य है वो हमारी विषुवत रेखा पर आकर गिरेगा। इसका मतलब फिर वापस इस विषुवत रेखा इक्वेटर पर, यानी कि आपकी जो विषुवत है भूमध्य रेखा पर आता है, तो वहाँ पर गर्मी होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर समान रूप से बिल्कुल जलवायु रहती है, तो इसलिए दिन रात की अवधि वहाँ पर बराबर होती है। तो इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और दक्षिणी विषु उसको हम कह सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, ठीक है। 22 दिसंबर की अगर बात करें तो 22 दिसंबर के बाद में क्या होता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, और फिर हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है, ठीक है। तो देखिएगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है इसको, ठीक है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। तो ये तो हो गया आपके जो सूर्य का चमकना हो गया। अब इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, और 1 मिनट इसको दोबारा से बनाता हूँ। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। और ये इसके बीच में क्या है, आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह आपकी कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। यह आपकी हो गई 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। अब देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले 21 मार्च की, यानी कि 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च की बात अपन करते हैं। देखिएगा, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी, तो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने से पूरी की पूरी पृथ्वी पर, यानी पूरी की पूरी अर्थ पे क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। फिर देखिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। फिर 21 जून को क्या होता है, देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी। इसका मतलब कर्क रेखा पर पड़ेगी, तो यहाँ पे तो ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। और जो दक्षिण के अंदर क्या होगा, शीत ऋतु होगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को वापस सूर्य की किरणें किस पे पड़ेगी, आपके विषुवत रेखा पर पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर वही दिन रात की अवधि बराबर। फिर सितंबर से 22 दिसंबर, फिर 22 दिसंबर आएगा। 22 दिसंबर को कहाँ गिरेगी, कब, मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर यहाँ पे गिरेगी, तो आपको पता है कि यहाँ
यहाँ पर शरद ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, और आपको जो उत्तरी गोलार्ध वहाँ पर आपकी जो शीत ऋतु होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है, एक तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर वाली जो आपकी डेट है उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात अपन करते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, देखिएगा। जब पृथ्वी, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है, तब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। देखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, देखिएगा, एक यह देख लीजिए, इसको समझिएगा आप, ठीक है। देखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, यानी कि मान लीजिए सन है आपका, और ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, तो मून जब आता है तो क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं वो चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध कर लेती है। यहाँ पे इन किरणों को चंद्रमा क्या रोक लेता है, और किरणों को रोकने से जो पृथ्वी पर इसकी किरणें पहुंच नहीं पाती है, तो इस स्थिति में तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और अर्थ यानी कि पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तब क्या होता है आपको पता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। देखिएगा, सूर्य ग्रहण होता है। अब याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब इसका आप उल्टा कर लीजिएगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और हमारी मून है यानी कि चंद्रमा है, उसके बीच में हमारी जब पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो यह चंद्र ग्रहण वो कब होता है, पूर्णिमा को होता है। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है, यह अमावस्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये अमावस्या को होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के किसी भाग में सूर्य ग्रहण देखा जाता है और कहीं पर आंशिक देखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब पूरे की पूरी पृथ्वी पर ही सूर्य ग्रहण नहीं होता है, कहीं पे आंशिक होता है, कहीं पे कम होता है, यानी कि पूर्ण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी है ना सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है पृथ्वी द्वारा बाधित हो जाने के कारण यहाँ पर फिर क्या होता है, यानी कि चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाते, उसको हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ दोनों समझ में आ गई, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, ओके, देखिएगा। अब देखिए, ये तो आपका सन है और ये आपका सन है, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर चंद्रमा आ जाता, देखिएगा, ये सूर्य है और ये आपका क्या है, अर्थ है, और इसके बीच में जब मून चंद्रमा आएगा, तब तो क्या होगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है, सूर्य ग्रहण, इसको लिख लीजिएगा। अब इसका उल्टा कर लीजिएगा, देखिएगा, जब सूर्य और मून के मध्य आपकी अर्थ आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होगा। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है, जब चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण। जब आपकी पृथ्वी सूर्य और मून के मध्य आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य अमावस्या को होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ शब्दावली वोकैबुलरी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या है
देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी पिंड द्वारा अपने अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण जो हमारी पृथ्वी के अंदर है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है। मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांत रेखा से माना गया समय होता है, उसको मानक समय कहते हैं। ठीक है। एक है तिथि रेखा, यानी कि 180 डिग्री देशांतर नए दिन की शुरुआत होती है, वो आपका तिथि रेखा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर को क्लियर किया है, आपका जो फोर्थ लेसन है ग्लोब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों इसको आप इसको बार बार से सुनिएगा, समझ में, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। आपको पूरा आपका जो चंद्रग्रहण है, सूर्य ग्रहण वगैरह है ना, और उत्तरी विषुव दक्षिणी विषुव वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक एक 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और आपका 23 सितंबर वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझ में ले लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।